हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। इससे जस्ट पहले वाली क्लास में हमने सीड के बारे में बताया था। तो सीड मैंने पहले ही बता दिया कि सेक्सुअल प्रोसेस के दौरान बनने वाली जो लास्ट प्रोडक्ट होता है या लास्ट जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है सीड। सीड में एम्ब्रियो एनक्लोज या सुरक्षित रहता है और उसमें पोषक पदार्थ होते हैं जो उस एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो मैंने सीड के बेस पे मीन्स सीड तो बता दिया, फिर मैंने उसका क्लासिफिकेशन बताया था कि क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि जो ये सीड होते हैं इनमें पाए जाने वाले न्यूट्रिटिव टिश्यूज़ या पोषक पदार्थों के बेस पे इन्हें 3 भागों में डिवाइड किया गया था: एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और पेरिस्पर्मिक सीड। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स वे होते हैं जिनमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान एंडोस्पर्म का कम्प्लीटली यूज़ कर लिया जाता है या डेवलप होता हुआ एम्ब्रियो उस एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेता है पूरी तरह से। तो उन सीड्स में बहुत ही कम मात्रा में एंडोस्पर्म पाया जाता है, तो इस कंडीशन को कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। देन सेकंड आता है एंडोस्पर्मिक। तो एंडोस्पर्मिक जैसे कि नाम में ही सब अर्थ छुपे हुए होते हैं। बायोलॉजी में अधिकतर जो टर्म्स होती है उन्हीं के अर्थ छुपे हुए होते हैं। जैसे कि एंडोस्पर्मिक सीड मीन्स जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। तो ऐसे सीड्स वे सीड्स होते हैं जिनमें पाया जाने वाला एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान उस एंडोस्पर्म का कम्प्लीटली यूज़ नहीं कर पाता है और थोड़ी मात्रा में वो एंडोस्पर्म शेष रह जाता है। तो ऐसे सीड्स होते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स, जैसे कि एग्जाम्पल है गेहूँ, और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल है जैसे कि चना। देन आता है पेरिस्पर्मिक। तो आप सभी को पता है कि मैं पहले पढ़ा भी चुकी है कि जो न्यूसिलस होता है वो न्यूसिलस की सेल्स ओव्यूल को या एम्ब्रियो सेक को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो जिन सीड्स में ओव्यूल के चारों ओर या सीड के अंदर न्यूसिलस पाया जाता है तो वो सीड्स कौन से हो जाते हैं? पेरिस्पर्मिक सीड्स कहलाते हैं। तो ये जो सीड्स होते हैं इनमें न्यूसिलस एक पतली लेयर के रूप में पाया जाता है। तो इस तरह से इनका क्लासिफिकेशन होता है। देन मैंने ये बताया था कि कुछ टर्म्स भी होती है जो आपके कंपटीशन में भी आ जाती है और हो सकता है आपके एनुअल एग्ज़ाम्स में भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए। कैरेंकल। तो कैरेंकल यूफोरबिएसी फैमिली में या यूफोरबिएसी फैमिली के सीड्स में पाया जाता है। जैसे कि मैं बात करूँ आंवले की, ठीक है, या फिर आंवले के अलावा अरंडी की बात करते हैं अपन, है ना। तो अरंडी जिसे कास्टर या कैस्टर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो सीड का माइक्रोपाइलर एंड होता है या जो माइक्रोपाइल होता है, जो एक छिद्रयुक्त संरचना होती है, वहाँ से सफ़ेद रंग की मांसल संरचना बाहर की ओर एक अतिवृद्धि या आउटग्रोथ के रूप में निकली हुई होती है जिसे कैरेंकल कहते हैं, और इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और देन मैंने बताया था आपको एरिल जो आपको पता है कि सीड जो होता है वो 2 स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ होता है। जो सीड कोट होता है वो 2 टाइप के होते हैं, टेस्टा और टैगमन। टेस्टा जो लेयर होती है वो थिक होती है और गहरे रंग की होती है और बाहर की ओर होती है। टैगमन जो होती है वो ट्रांसपेरेंट और पतली और स्मूथ टाइप की लेयर होती है। तो जो टेस्टा होता है, तो जो एरिल बनता है वो एरिल टेस्टा का ही रूपांतरण होता है। मीन्स ये बाह्य चोल का ही रूपांतरण होता है एरिल, जो एक कलर्ड स्ट्रक्चर होती है और वो रंगी कलर्ड तो है ही, उसके अलावा वो एक फ्लैशी या मांसल संरचना होती है जिसको खाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी में जो हम वो पिंक पार्ट खाते हैं वो होता है उसका एरिल। देन अब बात करते हैं हम रूमिनेट एंडोस्पर्म। तो जनरली जो एंडोस्पर्म होता है सीड्स में वो कैसा होता है? वो फूला हुआ होता है और समतल मीन्स फ्लैट
स्ट्रक्चर में होता है, ये ऐसे समतल, ठीक है। तो जनरली जो एंडोस्पर्म होता है वो थोड़ा फूला हुआ और फ्लैट स्ट्रक्चर होती है, लेकिन कई बार कई सीड्स में ऐसे होता है, कुछ प्लांट्स के सीड्स में, कि वो जो एंडोस्पर्म होता है वो उभार व खांचों युक्त होता है। उभार व खांचों युक्त होने के कारण उसकी जो सतह होती है वो सतह कैसी होती है, मीन्स उबड़ खाबड़ दिखाई देती है, इसलिए उसे रूमिनेंट एंडोस्पर्म कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल है सुपारी, एरेका कटेचू। ये तो हुई इससे पहले वाली क्लास की बात जो मैंने ब्रीफ में यहाँ बता दी। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 3 से जो रह गया था। तो यूनिट 3 में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे तो मैंने कवर करवा दिए मोस्टली टॉपिक्स, लेकिन मैं फिर से एक बार पीछे जाके ये यूनिट 3 में बता रही हूँ। रूट माइक्रोब इंटरेक्शन। मूल सूक्ष्म जीव अंतर क्रियाएं, ठीक है, इसको बोलते हैं मूल सूक्ष्म जीव अंतर क्रियाएं। वैसा मैं बता देती हूँ यूनिट 3 में जो मैंने नहीं पढ़ाया उनमें से क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि रूट एपेक्स थ्योरीज। तो जैसे कि मैंने शूट एपेक्स थ्योरीज पढ़ाई थी, उससे क्लोजली सिमिलर रूट एपेक्स थ्योरीज हैं, जो आप वहाँ से अगर आपने वो चीज़ अच्छे से समझ ली होगी रूट एपेक्स की थ्योरीज को, तो आपको रूट एपेक्स की थ्योरीज भी इजीली समझ में आ जाएगी और वो क्लोजली सिमिलर है। देन स्टोमेटा टाइप्स, तो जो आपके इनसे पहले वाली क्लासेस में आ चुका, टाइप्स ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा स्ट्रक्चर एंड स्टोमेटल इंडेक्स। तो ये जो मैं है वो पढ़ा चुकी हूँ और मैं इसको आगे शेयर कर दूँगी। इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि रूट माइक्रोब इंटरेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले ये जान लो कि रूट माइक्रोब दोनों अलग अलग है, लेकिन इनमें अंतर क्रियाएँ कैसे होती है, तो ये कंप्लीट जो थ्योरी है मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगी। तो मूल सूक्ष्म जीव अंतर क्रियाएँ, तो इसके अंदर क्या होता है कि प्लांट्स में या प्लांट्स की रूट के चारों ओर सोइल में कई माइक्रोब्स उपस्थित होते हैं। देखो ये है कोई प्लांट, ठीक है, और ये है इसकी रूट और ये है सोइल। अब देखो कि प्लांट की रूट्स के चारों ओर, रूट माइक्रोब इंटरेक्शन में समझा रही हूँ, एक्चुअल में होती क्या है प्रोसेस, कि रूट सोइल में रूट के चारों ओर या मूल के चारों ओर, जड़ के चारों ओर कई माइक्रोब्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो कई माइक्रोब्स इसमें पाए जा रहे हैं, ये इस प्लांट की रूट्स के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करने के लिए विशेष प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करते हैं या विशेष प्रकार से क्लोजली एसोसिएशन बना के रहते हैं, ठीक है। तो रूट के चारों ओर, हायर प्लांट्स में रूट्स के चारों ओर सोइल में कई प्रकार के सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स पाए जाते हैं। ये चीज़ तो आपको पता है कि सोइल में बहुत सारे माइक्रोब्स पाए जाते हैं। वो फंजाई भी हो सकती है, वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वो वायरस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कई सारे माइक्रोब्स पाए जाते हैं। तो हायर प्लांट्स की रूट्स के चारों ओर सोइल में कई सारे माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं या फिर क्लोजली कनेक्ट रहते हैं। किनके साथ? रूट्स के साथ। तो कई सारे माइक्रोब्स उपस्थित रहते हैं रूट्स के चारों ओर, लेकिन या तो वो उनसे क्लोजली कनेक्ट रहते हैं, मीन्स उनसे पूरी तरह से जुड़े हुए होते हैं आपस में, या फिर ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये विशेष प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करते हैं। तो
ये जो विशेष प्रकार की संरचनाएं होती है वो जैसे कि मैं बात करूं फॉर एग्जांपल माइकोराइज़ा, और रूट नोड्यूल्स। तो ये जो विशेष प्रकार की संरचनाएं होती है वो होती है माइकोराइज़ा और रूट नोड्यूल्स या मूल ग्रंथिकाएं। तो अब मैं समझाऊं कि रूट माइक्रोब इंटरेक्शन होता क्या है, कि जब दोनों मीन्स रूट और सूक्ष्म जीव अपने आप को पोषण प्रदान करने के लिए या लाभान्वित होने के लिए कुछ बेनिफिट के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो ये रूट माइक्रोब इंटरेक्शन होता है। तो प्लांट रूट्स एंड माइक्रोब्स अपने अपने बेनिफिट के लिए या अपने अपने लाभ के लिए एक दूसरे पर जब निर्भर करते हैं या डिपेंडेंट होते हैं, तो ये जो होती है प्रोसेस उसे रूट माइक्रोब इंटरेक्शन कहते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, एक तो जो माइक्रोब है उसको रहने के लिए स्थान मीन्स घर मिल रहा है, और जो रूट है उसको क्या फ़ायदा हो रहा है कि जो न्यूट्रिशन सोइल में गहराई में होते हैं वो उनको प्राप्त आसानी से नहीं प्राप्त हो रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, जो माइक्रोब्स होते हैं उसको अवशोषित करने का कार्य करता है और रूट्स तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइकोराइज़ा की। माइकोराइज़ा क्या होते हैं, अब देखो कि सोइल में अल्टीमेट रूटलेट्स के चारों ओर फंजाई एक एसोसिएशन बना के रहते हैं जिसे रूट माइक्रोब इंटरेक्शन कहते हैं। तो इस चीज़ को समझना एक्चुअल में क्या होता है कि सोइल के अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स पाए जाते हैं, तो माइकोराइज़ा यहाँ से ही पता चल रहा है माइकोराइज़ा क्या होती है, माइकोराइज़ा। तो माइकोराइज़ा माइकोलॉजी, आपको पता है माइकोलॉजी मीन्स कवक विज्ञान को कहते हैं, मीन्स जिनमें फंजाई की स्टडी करी जाती है वो माइकोलॉजी। तो माइकोराइज़ा, राइज़ा का मीन है यहाँ पे रूट से, और माइको मीन्स यहाँ पे है फंजाई से। तो माइकोराइज़ा एक्चुअल में समझो इस चीज़ को, माइको और राइज़ा दो वर्ड से मिलके ये माइकोराइज़ा बना हुआ है। राइज़ा मीन्स रूट्स और माइको मीन्स फंजाई। माइको फंजाई को कहते हैं, माइकोज वर्ड से माइको बना है माइकोलॉजी, तो माइकोज वर्ड से बना है जिसमें फंजाई की स्टडी करी जाती है। तो ये माइको जो वर्ड है किससे रिलेशन बना रहा है, इसका अर्थ होता है फंजाई। तो हायर प्लांट्स की रूट्स में ये जो फंजाई होते हैं वो फंजाई उस रूट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के रखते हैं, या मैं कहूँ तो सिम्बायोटिक इंटर रिलेशनशिप या अंतर संबंध बनाए रखते हैं। इसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी कह सकते हैं, इसे सिम्बायोटिक इंटर रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। तो हायर प्लांट्स में रूट्स में फंजाई के साथ एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाए रखते हैं, तो ये जो कनेक्शन होता है इसे माइकोराइज़ा कहते हैं। और ये जो माइकोराइज़ा होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, अल्टीमेट रूटलेट्स पे या रूट्स के अंतस्थ मूलिकाओं पे। अंतस्थ मूलिकाओं को कहते हैं अल्टीमेट रूटलेट्स। तो ये जो फंजाई होते हैं वो हायर प्लांट्स की अल्टीमेट रूटलेट्स के साथ अंतर संबंध बनाए रखते हैं या क्लोजली कनेक्ट रहते हैं। तो ये जो कनेक्शन होता है ये होता है माइकोराइज़ा। और माइकोराइज़ा के अलावा मैं यूँ कहूँ कि हायर प्लांट्स में ये जो फंजाई होते हैं ये एक डेंस हाइफल नेटवर्क बनाते हैं, किसके साथ, जो हायर प्लांट्स की रूट्स होती हैं उनके अल्टीमेट रूटलेट्स के साथ एक डेंस हाइफल कनेक्शन, सघन या सघन जाल बनाते हैं। तो ये जो
माइकोराइजा होते हैं ये उन रूट्स के साथ में एक डेंस हाइफल कनेक्शन या नेटवर्क बनाते हैं जिसे हम कवक जाल भी कह सकते हैं। तो सघन कवक जाल का निर्माण करते हैं और इस सघन कवक जाल को या डेंस हाइफल नेटवर्क को हार्टिंग नेट कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे हार्टिंग नेट क्या होता है, तो माइकोराइजा इंटर रिलेशनशिप में रूट और फंजाई का अंतर संबंध होता है या ये एक दूसरे के साथ अंतर संबंध रहते हैं, क्लोजली एसोसिएशन में रहते हैं। तो अगर आपसे पूछे हार्टिंग नेट क्या होता है, तो ये जो फंजाई होते हैं वो अल्टीमेट रूटलेट्स या अंतस्थ मूलिकाओं के साथ में क्लोजली अरेंज होते हैं और एक सघन हाइफल नेटवर्क या डेंस हाइफल नेटवर्क जिसे सघन कवक जाल कहते हैं उसका निर्माण करते हैं। तो ये जो सघन कवक जाल बना है या ये जो डेंस हाइफल नेटवर्क बना है इसे ही हार्टिंग नेट कहते हैं। और इस हार्टिंग नेट का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? सघन कवक जाल मीन्स अल्टीमेटली कौन निर्माण कर रहा है? फंजाई इसके साथ में ये हार्टिंग नेट बना रही है जो रूट के चारों ओर रहता है। अब देखो इस माइकोराइजा के क्या बेनिफिट्स हैं वो देखो। मैं यहाँ पे बात करूँ, ये जो माइकोराइजा है इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक्टोमाइकोराइजा, फिर है एंडोमाइकोराइजा, देन है एक्टो एंडोमाइकोराइजा। इसको समझने के लिए ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं है। एक्टो मीन्स बाहर की तरफ, एंडो मीन्स अंदर की तरफ, और एक्टो एंडो दोनों तरफ। तो ये जो एक्टोमाइकोराइजा होते हैं ये एक्टोमाइकोराइजा ही हाइफल नेटवर्क या डेंस हाइफल नेटवर्क या हार्टिंग नेटवर्क का निर्माण करते हैं। तो ये जो हार्टिंग नेट या हार्टिंग नेटवर्क होता है ये कैसे होता है? समझ लो ये रूट है और इस रूट के चारों ओर वो एसोसिएशन बना के रहेगा, मीन्स उससे पोषण प्राप्त करने का कार्य करेगा या उसको आवास प्राप्त करने के लिए उसके अंदर एंटर करेगा। तो ये जो कनेक्शन होता है रूट और फंजाई का, मीन्स क्या हो रहा है कि फंजाई को तो आश्रय मिल रहा है और रूट को क्या प्रॉफिट हो रहा है कि जो पोषक पदार्थ होता है उनके अवशोषण के काम में ये आता है। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे से सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के रखते हैं। अब ये कुछ फंजाई सोइल में ऐसे होते हैं न तो सेप्रोफाइट के रूप में रहते हैं, मीन्स न तो मृतोपजीवी के रूप में पाए जाते हैं न ही पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं, वे सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं और यही कनेक्शन इसका माइकोराइजा कहलाता है। और ये माइकोराइजा को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा एंड एक्टो एंडोमाइकोराइजा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम एक्टोमाइकोराइजा। तो एक्टोमाइकोराइजा क्या होता है कि ये रूट के ये वाले जो फंजाई होते हैं या एक्टोमाइकोराइजा कनेक्शन में जो फंजाई होते हैं वो रूट के बाहरी सतह पे अटैक करते हैं या बाहरी सतह में ये क्या करते हैं? एंटर करते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ एपिडर्मिस और आउटर कॉर्टेक्स। तो देखो एक्टोमाइकोराइजा वे फंजाई जो रूट की एपिडर्मिस और आउटर कॉर्टेक्स में फैलते हैं। तो ये जो या इनकी जो सेल्स होती हैं इनमें सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं। तो ये हो गए एक्टोमाइकोराइजा। नाम में देखना एक्टो मीन्स बाहर की तरफ, तो ये जो बाहरी परतें होंगी ना रूट की उसी में ये रिलेशनशिप बनाएगा। तो ये और इसमें हार्टिंग नेट का निर्माण करेगा। हार्टिंग नेटवर्क डेंस हाइफल नेटवर्क को हार्टिंग नेट कहते हैं। फिर आ जाते हैं एंडोमाइकोराइजा। तो ये जो एंडोमाइकोराइजा है इसे भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि माइकोराइजा बनाने वाले फंजाई कौन से मेंबर के सदस्य या कौन सी फैमिली के मेंबर्स होते हैं, तो बेसिडियोमाइसीटीज के जो सदस्य होते हैं, बेसिडियोमाइसीटीज के जो मेंबर होते हैं वो मोस्टली माइकोराइजा इंटर रिलेशनशिप बनाते हैं। अब देखो एक्टोमाइकोराइजा मैंने बता दिया कि वे माइकोराइजा जो रूट की एपिडर्मिस और आउटर कॉर्टेक्स में हाइफल नेटवर्क बनाते हैं या अपने हाइफा को स्थापित करते हैं या एसोसिएशन रूट के साथ इन जोन्स में बनाते हैं।
तो वो हो गए एक्टोमाइकोराइजा। अब आते हैं एंडोमाइकोराइजा। तो ये जो एंडोमाइकोराइजा होते हैं ये क्या करते हैं, ये रूट में कोर्टेक्स के अंदर तक इन्फेक्शन करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, एंडोमाइकोराइजा ये रूट में एपिडर्मिस, रूट हेयर से होते हुए एपिडर्मिस और आउटर कोर्टेक्स से कोर्टेक्स में अंदर तक मीन्स एंडोडर्मिस तक के क्षेत्र में ये जो माइकोराइजा होते हैं वो अपना सिम्बायोटिक एसोसिएशन स्थापित करते हैं या क्लोजली ये इंटर रिलेशनशिप बनाते हैं। तो देखो इसको भी आगे दो भागों में डिवाइड किया गया है, सिंपल माइकोराइजा और एक होता है VAM। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सिंपल माइकोराइजा क्या होते हैं। कि ये जो माइकोराइजा होते हैं वो रूट की मॉर्फोलॉजी में कोई चेंज नहीं करते हैं, मीन्स जो रूट की आंतरिक संरचना होती है, तो अगर ये सिंपल माइकोराइजा है तो रूट की मॉर्फोलॉजी में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं और ना ही उनमें हार्टिंग नेट्स का फॉर्मेशन होता है। हालांकि उसमें हाइफी तो होते हैं इस फंजाई के, लेकिन उस पर रूट हेयर्स भी पाए जाते हैं, उन पे हार्टिंग नेट नहीं पाया जाता है। और अगर हम उन रूट्स को देखें तो वो सिंपल रूट्स की तरह ही दिखाई देती है, उनमें ये नहीं पता लगा सकते कि उसमें जो फंजाई हैं वो एंटर हुए हैं या एसोसिएशन में है। तो इसमें रूट की मॉर्फोलॉजी में कोई चेंज नहीं आता है और रूट हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन होते तो अंदर ही हैं वो फंजाई। फिर आते हैं, हाँ इनमें हार्टिंग नेट का फॉर्मेशन नहीं होता, या मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इसमें सघन कवक जाल नहीं होता। अब देखो एक्टो एंडोमाइकोराइजा नहीं, इसमें एक और रह गया VAM, वेसिकुलर या वेस्कुलर वेसिकुलर आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा जिसे VAM कहते हैं। तो ये जो वेसिकुलर आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा है तो ये क्या करते हैं कि ये रूट में और रूटलेट्स में, रूट से निकलने वाली संरचनाएं कौन सी होगी, रूट जैसी संरचनाएं जिन्हें कहते हैं रूटलेट्स। तो ये रूट और रूटलेट्स में वेसाइकल और आर्बस्क्यूल्स का निर्माण करती है। आर्बस्क्यूल वेसाइकल्स ये गोल फुली हुई संरचना होती है और आर्बस्क्यूल्स भी फुली हुई संरचना होती है जो गांठ युक्त होती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जैसे कि नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है, तो ये जो VAM है जिसे वेसिकुलर आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा यहाँ कहा गया है VAM, ये क्या करते हैं कि जो रूट और रूटलेट्स होते हैं उस पे वेसाइकल्स और आर्बस्क्यूल्स मीन्स कुर्चिकाओं का गुच्छा मीन्स गांठ नुमा संरचनाएं, ठीक है, और वेसाइकल मीन्स गोल फुली हुई संरचनाएं। तो ये वेसाइकल्स और आर्बस्क्यूल्स का निर्माण करते हैं, इसीलिए इन्हें VAM कहा गया है। और ये जो माइकोराइजा होते हैं VAM, ये क्या करते हैं कि ये जो कोर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर्स होते हैं वहाँ तक चले जाते हैं और ये अंतराकोशिकीय अवकाश में भी हाइफल नेटवर्क का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें VAM कहा गया है। ये एंडोडर्मिस तक के पार्ट को भी और उससे अंदर तक के पार्ट को भी इन्फेक्शन, उसमें इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ में इन्फेक्शन थोड़ा नेगेटिव में आ जाता है, तो मैं यहाँ यूँ बोलूँ कि अंदर तक की लेयर्स में भी ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं या अंतर संबंधित रहते हैं। तो ये हुई इनकी बात। अब आते हैं एक्टो एंडोमाइकोराइजा। इसमें इन दोनों के मिश्रित रूप होते हैं। कैसे, मीन्स इनमें जो इन्फेक्शन होता है वो कैसे होता है, देखो ये जो माइकोराइजा होते हैं ये रूट की आउटर लेयर्स, जैसे कि मैं बात करूं कि रूट हेयर से एंटर होके एपिडर्मिस और आउटर कोर्टेक्स में भी इन्फेक्शन करते हैं। उसके अलावा ये जो माइकोराइजा होते हैं ये कोर्टेक्स के अंदर तक के भागों में भी अपना हाइफल नेटवर्क एंटर करवाते हैं। इनमें भी आर्बस्क्यूल्स का निर्माण होता है, ध्यान रखना, इनमें भी आर्बस्क्यूल्स का निर्माण होता है जो कि गोल फूली हुई संरचनाएं व गुच्छे युक्त संरचनाएं होती है। लेकिन इनमें
हार्टिंग नेट नहीं पाया जाता है और उनकी जो रूटलेट्स होती हैं जिनमें ये हाइफी होते हैं उनके चारों ओर आच्छद या शीत पाए जाते हैं और वो शीत किसके होंगे? फंगल शीत होंगे, मीन्स कवक के आच्छद या शीत। तो इनमें क्या हो रहा है कि एक्टोएंडोमाइकोराइजा में बाहर की लेयर्स में भी हाइफी एंटर हो रहे हैं और अंदर अंतस्थ परतों में भी ये जो माइकोराइजा हैं वो एंटर हो रहे हैं। और देखो इनमें आर्बस्क्यूल्स जैसी संरचनाएं पाई जाती है गोल फुली हुई, और इनकी रूटलेट्स के चारों ओर इन फंगल्स के नेटवर्क का या फंगल शीट का कवक आच्छद का आवरण होता है या आवृत रहते हैं। अब मैं इनके प्रॉफिट की बात करूं कि इनके जो प्रॉफिट या मैं कहूँ बेनिफिट्स क्या हैं, तो देखो सबसे पहले फंजाई को क्या मिल रहा है? रहने के लिए आवास मिल रहा है, ठीक है, उसको आवास मिल रहा है। और रूट को इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि जो न्यूट्रिशन सॉइल में बहुत ही कम मात्रा में पाए जा रहे हैं, तो ये जो सॉइल होते हैं उन न्यूट्रिशन को या उन पोषक पदार्थों को अवशोषित करके रूटलेट्स में पहुंचाने का कार्य करता है। उसके अलावा ये जो माइक्रोब्स होते हैं, जहाँ मैं फंजाई की बात कर रही हूँ, तो इसमें क्या होता है कि ये रूट के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं और उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाते हैं, जिससे कि वो प्लांट्स को आसानी से अवशोषित हो सके। ये तो बात हुई इनकी माइकोराइजा की। अब बात करते हैं अपन रूट नोड्यूल्स की। हायर प्लांट्स की रूट्स में बैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन पाया जाता है। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये इन रूट्स में गांठनुमा संरचनाओं का निर्माण करते हैं, जिसे कहते हैं ग्रंथिकाएं या नोड्यूल्स। देखो रूट नोड्यूल्स एक्चुअल में होते क्या हैं? हायर प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनमें बैक्टीरिया सहजीवी संबंध स्थापित करता है या सहजीवन स्थापित करता है। तो उस दौरान ये क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये बैक्टीरिया उस रूट में एंटर करके गांठनुमा संरचना का निर्माण कर देते हैं, या नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, या ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, या फिर ग्रंथिकाओं का निर्माण करते हैं। तो ये जो ग्रंथिकाएं रूट्स पे बनती हैं इन्हें रूट नोड्यूल्स कहते हैं। और मोस्टली ग्राम नेगेटिव, जैसे कि मैं राइजोबियम की बात करूं, तो जैसे कि लेग्यूमिनेसी फैमिली में रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ। वैसे तो मेथी में भी मटर में या सभी जो दालें होती है उनमें रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं। तो देखो मैं एक एग्जांपल लेके बात कर रही हूँ। जैसे कि मैं मटर की बात करूँ या चने की लेके बात करते हैं, तो चने के जो प्लांट होते हैं जिसमें राइजोबियम क्या है? एक बैक्टीरिया है। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये किस नेचर का है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है और ये रोड लाइक होता है। इसमें एक फ्लैजिला पाई जाती है, मीन्स यूनिफ्लैजिलेट होते हैं, ठीक है। तो ये ग्राम नेगेटिव राइजोबियम जो होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ये रोड लाइक होता है और ये एक कशाभिकी बैक्टीरिया होता है। तो ये जो राइजोबियम होता है ये लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट्स में रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। अब देखो रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है वो चीज़ देखो कि जो राइजोबियम लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स के द्वारा एक केमिकल का स्रवण किया जाता है या एक सीक्रेशन होता है लैक्टीन। ये जो लैक्टीन होता है, तो मान लो कि ये कोई पौधा है, ठीक है, लेग्यूमिनेसी फैमिली का ये कोई पौधा है, ये इसकी रूट्स हैं। तो इसकी रूट्स के द्वारा, ठीक है, हायर प्लांट्स की रूट्स या लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट की रूट्स के द्वारा एक विशेष प्रकार का स्रवण होता है या रासायनिक पदार्थ का स्रवण होता है जिसे कहते हैं लैक्टीन। तो इस लैक्टीन से
उस सॉइल में उपस्थित माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। आकर्षित होने के बाद में क्या होता है कि जो उसके रूट हेयर्स होते हैं उनके ऊपर वो अपने सीक्रेशन का स्रवण करते हैं, और जब वो अपने सीक्रेशन को यहाँ पे छोड़ेंगे तो ये जो रूट हेयर्स होते हैं वो कर्ली हो जाते हैं या कुंतलित हो जाते हैं, और इस वक्त ये बैक्टीरिया इसके अंदर रूट हेयर से रूट में प्रवेश करते हैं। उसके बाद में ये एपिडर्मिस कॉर्टेक्स से होते हुए एंडोडर्मिस तक जाके अंदर तक ये अपना सहज जीवन स्थापित कर लेते हैं। देखो हो क्या रहा है कि जो रूट होती है उस रूट से पहले ऐसे नहीं कि डायरेक्ट बैक्टीरिया उसके अंदर घुस गया, ऐसा नहीं हो रहा है कि रूट में जो माइक्रोब्स होते हैं वो ऐसे डायरेक्टली नहीं घुसते हैं, रूट के द्वारा उन्हें पहले आकर्षित किया जाता है। और ये इसमें रूट का भी एक, या मैं कहूँ प्लांट का भी एक फ़ायदा हो रहा है कि उसमें जो वातावरण में मुक्त ऑक्सीजन या फ्री नाइट्रोजन होती है, फ्री नाइट्रोजन, वो आसानी से उसको मिल नहीं रही है। तो ये क्या करेगा, इसको जब नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है या इसको रिक्वायरमेंट रहती है, तब ये क्या करते हैं, इसके रूट्स से एक केमिकल का सीक्रेशन होता है जिसे लैक्टिन कहते हैं, और इस लैक्टिन के सीक्रेशन से जो कि रूट्स के द्वारा हो रहा है, तो रूट के चारों ओर उपस्थित जो माइक्रोब्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया इससे आकर्षित होते हैं, इससे अट्रैक्ट होके ये रूट हेयर्स की तरफ चले जाते हैं। फिर इन जो बैक्टीरिया होते हैं इनके द्वारा भी एक सीक्रेशन किया जाता है जिससे कि जो रूट हेयर्स होते हैं वो कर्ली या कुंतलित हो जाते हैं, यूँ कर्ली हो जाते हैं। फिर ये बैक्टीरिया इसके अंदर एंटर कर जाते हैं, और एंटर करने के बाद में ये इस तरह से इसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन स्थापित करते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रॉफिट की, कि प्रॉफिट क्या हो रहा है। फर्स्ट थिंग तो ये कि ये जो बैक्टीरिया हो रहे हैं या सॉइल में होते हैं इनको आवास या हैबिटेट मिल रहा है। उसके अलावा ये जो प्लांट होते हैं इनको कुछ न्यूट्रिशन भी मिल रहे हैं, और न्यूट्रिशन के अलावा क्या हो रहा है कि ये जो वातावरण में फ्री नाइट्रोजन होती है जिसको वो आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं राइजोबियम जैसे कि, तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देते हैं, स्थिरीकरण कर देते हैं, और वो आसानी से प्लांट्स को प्राप्त हो जाती है। इस तरह से आपके प्लांट में रूट माइक्रोब इंटरेक्शन खत्म होता है। थैंक यू।